इंडियन इकॉनमी फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर 3 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये इंडियन इकॉनमी का फाउंडेशन कोर्स का सीरीज है जिसकी लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 हो चुकी है। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है और सीधे 3 पे आ गए हैं तो पहले वापस जाइए, लेक्चर 1 2 देखिए, फिर आके लेक्चर 3 देखिए, क्योंकि सारी जो लेक्चर हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में आप कोई भी एक छोटा सा भी पार्ट को मिस करने का रिस्क नहीं ले सकते। और जैसे कि आपको पता है, परिवर्तन यूपीएससी लेके आया है आपके लिए यूपीएससी की फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्री और मेंस की पूरी फाउंडेशन से सिलेबस कवर कराई जा रही है। उसके साथ अगर आप स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, ग्रेजुएशन या सीयूईटी के स्टूडेंट हैं तो आप अपने डोमेन सब्जेक्ट के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत जो हुई थी इंडियन इकॉनमी की से हुई थी और ये लेक्चर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। आप लोग की बहुत डिमांड थी, तो इसीलिए आप लोग के डिमांड और प्यार मोहब्बत को और नेसेसिटी को देखते हुए एक आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि इसके साथ ही जियोग्राफी की कोर्स लॉन्च कर दी गई है। इस लेक्चर के बाद आप चैनल विजिट कीजिए, जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ पे जियोग्राफी की फाउंडेशन कोर्स आज से स्टार्ट हो गई हैं। मैम पढ़ा रही हैं। मैम के बारे में बता दें तो वो काफ़ी जियोग्राफी के फील्ड में काफ़ी लर्नेड हैं और उनकी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी है जियोग्राफी के फील्ड में। तो उनके नॉलेज का आप अधिक से अधिक सदुपयोग कीजिए। आप जितना ही उन्हें सपोर्ट कीजिएगा वो उतना ही अच्छा देंगी। और मेरे जानकारी में वो जियोग्राफी की बहुत ही अच्छी एक लर्नेड मैन है। तो इस लेक्चर के बाद आपकी इंडियन इकॉनमी कवर हो ही रही है, साथ में आप जाके वहाँ से इंडियन जियोग्राफी जिसकी शुरुआत मैम फिजिकल जियोग्राफी से कर रही हैं, तो फिजिकल जियोग्राफी का लेक्चर कवर कीजिए। उसके साथ कई लोगों का कहना था कि इंडियन इकॉनमी की एनसीईआरटी की बैच कब आएगी, एनसीईआरटी की बैच कब आएगी। तो एनसीईआरटी की भी बैच लॉन्च जल्दी हो जाएगी। आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ का सूचना दे दिया जाएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग पूरे स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, जिसको इकोनॉमिक को 5 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया और सबको तोड़ के कैसे हम लोग पढ़ेंगे उस चीज़ का हम लोगों ने एक अच्छा सा स्ट्रेटजी बनाया। हम लोग इंट्रो पार्ट, इकोनॉमिक्स, गुड्स सर्विस, यूटिलिटी, स्कूल ऑफ थॉट, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकॉनमी, टाइप्स ऑफ इकॉनमी, हर चीज़ कवर कर चुके हैं। ये लेक्चर 3rd होने वाला है जिसमें हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी देखेंगे। तो इंडियन इकॉनमी की कुछ सेक्टर्स हैं। अब उस सेक्टर्स में क्या हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो सभी सेक्टर्स को उसके कुछ कॉमन सिमिलैरिटी फीचर्स के कारण उसको एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। जैसे उसका नेचर ऑफ जॉब क्या था, उसके बेसिस पे हमने उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में बांट दिया। उसके बाद वर्किंग कंडीशन क्या है, यहाँ पे बात ही है कि वर्क करने का जो कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके बेसिस पे हमने 2 सेक्टर में बांटा, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। उसके बाद ऑनरशिप, यानी ऑन किसके द्वारा किया जा रहा है वो सेक्टर, या तो वो प्राइवेट किसी एंटिटी के द्वारा ऑन किया जा सकता है या फिर किसी पब्लिक एंटिटी के द्वारा ऑन किया जा सकता है। तो उस बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया। अब सबको हम लोग इंडिविजुअली एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं नेचर ऑफ जॉब, यानी आप जो जॉब कर रहे हो, आप जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उसका नेचर क्या है। उसके पहले समझिए, ये किसान है, ठीक है, जय जवान जय किसान। तो ये जो किसान है ये वीट का यानी गेहूं का फसल उगाएं, ठीक है। अब जो भी सरप्लस अमाउंट में वीट होगा यानी गेहूं होगा, उसको इनको क्या करना है, सेल करना है। तो सेल करना है तो कोई बायर भी तो होना चाहिए। तो जैसे मैरी कंपनी है, ठीक है,
तो मैरी की बिस्कुट आती है, सॉरी पार्ले कंपनी है, पार्ले की मैरी गोल्ड बिस्किट आती है। अब इस बिस्किट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या चाहिए, व्हीट चाहिए। तो इस किसान भाई साहब ने क्या किया, पार्ले को व्हीट दिया, और पार्ले उसके बदला इनको क्या करेगा, पैसा देगा। यानी इधर से रियल फ्लो हुआ और उधर से मनी फ्लो हुआ। तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चलिए, अब दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इस व्हीट को इस फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहिए। तो यहाँ से गुड्स ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, बट इस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सर्विस चाहिए। तो इस सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये जो ट्रक ड्राइवर है, ठीक है। तो ये जो ट्रक ड्राइवर था इसने कोई गुड्स नहीं प्रोवाइड किया पार्ले कंपनी को। पार्ले कंपनी ने इसे हायर किया कि आपको किसान से उस चीज़ का बोरा लेना है और यहाँ पे लाके डंप कर देना है, ठीक। तो इस ट्रक वाले ने बेसिकली क्या किया, एक तरह का सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक है। उसके बाद अब ये पार्ले कंपनी क्या करेगा, इस व्हीट के साथ कुछ प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है, और उसको उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेगा और उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा, बिस्किट में। जब ये बिस्किट बन जाएगी तो इसकी पैकेजिंग होगी, ठीक। तो पैकेजिंग का डिज़ाइन कौन करेगा, तो एक डिज़ाइनर डिज़ाइन करेगा, ठीक। उसके बाद इस कंपनी की एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो कौन, बेंगलोर में कोई इंजीनियर बैठा हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो क्या किया, इनको सर्विस प्रोवाइड किया। सर्विस में क्या दिया, तो उसने एक वेब पेज डिज़ाइन करके दे दिया। इस बिस्किट का वेब डिज़ाइनर ने डिज़ाइन करके दे दिया। अब इस कंपनी से कुछ रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है, या एमएसपी से रिलेटेड कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि पार्ले कंपनी भाई बहुत सस्ते में गेहूं खरीद लेती है और फार्मर को एक्सप्लॉइट करती है। तो इस चीज़ का जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, वो गवर्नमेंट का कोई हायर अथॉरिटी लेगा। या अगर इस कंपनी पे किसी भी प्रकार का केस होता है, ठीक है, तो उसका जजमेंट कौन देगा, तो जज देगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, आइदर गुड्स प्रोवाइड हो रहे हैं या सर्विस प्रोवाइडेड हो रही हैं। तो आइए देखते हैं इसी पे प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शियरी क्या है। उसके बाद टर्शियरी में ही हम लोग देखेंगे क्वाटरनरी और क्वीनरी। प्राइमरी सेक्टर देखिए, एक्सट्रैक्ट, प्रोसेस, प्रोड्यूस एंड पैकेज रॉ मटेरियल एंड बेसिक फूड फ्रॉम द अर्थ। क्या सुनिए, मैरी गोल्ड बिस्किट थी, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट थी, बट ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट थी इसकी स्टार्टिंग जहाँ से हुई होगी, ठीक, जिस सेक्टर से हुई होगी वह सेक्टर क्या कहलाएगा, प्राइमरी। जैसे हमारी स्कूल प्राइमरी एजुकेशन होती है, जहाँ से हम लोग अपना शिक्षा प्रारंभ करते हैं, वो चीज़ कहलाती है प्राइमरी। तो ऐसे लोग, जो लोग भी ऐसे वर्क में इन्वॉल्व हैं जो सीधे नेचर से डील करती है, लाइक एक किसान भाई साहब सीधे नेचर से डील करते हैं, ये नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉइल में फर्टिलाइज़र डाला, सीड डाला, इरिगेशन किया और वीट का प्रोडक्शन कर लिया। यानी एक किस चीज़ से डील कर रहे हैं, सीधे नेचुरल रिसोर्स से, सीधे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फूड नेचर से, फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो ऐसे लोग, सभी लोग किस सेक्टर में आएंगे, प्राइमरी वर्कर में। यानी ये लोग ऐसे प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं जो बाकी सेक्टर को एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। ये वीट क्या था, सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल ही तो था, और ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से हुआ, तो सीधे अर्थ से, नेचुरल रिसोर्स से, ठीक है। तो यह एक प्रोडक्शन फेस होता है। इस यहाँ पे प्रोड्यूस क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन लोग आ सकते हैं, जो लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, फिशिंग में इन्वॉल्व हैं, डेयरी में इन्वॉल्व है, माइनिंग में इन्वॉल्व है, साथ में ही जो लोग हेन को पाल रहे हैं, मुर्गा पालन जिसको बोलते हैं, ये सभी लोग किस चीज़ से डील कर रहे हैं, नेचर से, नेचुरल रिसोर्स, उसको ये लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सभी लोग प्राइमरी सेक्टर में आएंगे, ये सभी लोग प्राइमरी सेक्टर के वर्कर हैं। अब आप लोग किसी को देख के बता सकते हो कि वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा कि नहीं आएगा।
अगर कोई खेत में काम कर रहा है, कोई मछली पालन में काम कर रहा है, कोई डेयरी पालन में जो गाय वाय रखे हुए हैं उससे दूध निकाल रहे हैं, फिर उसको सीधे सेल कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। उसके बाद जो लोग माइनिंग, कोयला कहाँ से आ रहा है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो ये भी नेचर से ही डील कर रहा है। तो ड्यू टू आउटडोर नेचर ऑफ जॉब, यानी फार्मिंग, फिशिंग, डेयरी, माइनिंग, ये घर के अंदर नहीं किया जा सकता। तो ड्यू टू आउटडोर नेचर ऑफ जॉब इनको रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं। ठीक, रेड कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर, वाइट कॉलर एक सिंबॉलिक नेम है। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से रॉ मटेरियल मिल जाता है तो इस सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, इसी रॉ मटेरियल के साथ कुछ फर्दर प्रोसेसिंग होती है। अब प्रोसेसिंग होने के बाद ये नेचुरल रिसोर्स था, उसको ये लोग कुछ फर्दर प्रोसेस करके एक अदर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे गेहूं से इन्होंने क्या बना दिया, बिस्किट बना दिया थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होता है, कहाँ, जिसकी रॉ मटेरियल कहाँ से आती है, प्राइमरी सेक्टर पे। तो ऐसे ही कोई इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है तो किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। कोई होटल में वर्क कर रहा है तो किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, तो ऐसे लोग, जो लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, उनको ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों चीज़ में गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हुआ, वो भी एक गुड्स था। यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ, वो भी एक गुड्स था। कहने का मतलब यहाँ पे गेहूँ उपजा था, यहाँ पे बिस्किट बना था, दोनों। बट इन दोनों को जो फैसिलिटेट किया वो किया इस सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में कौन था, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये कोई गुड नहीं प्रोवाइड किया, एक तरह का सर्विस प्रोवाइड किया। ये लोग सर्विस प्रोवाइडर का हैं, गुड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है, आप लोग लेक्चर 1 में जाके देख सकते हैं। हमने काफ़ी अच्छी तरह से इस बात का डिस्कशन किया था। इसीलिए इस सर्विस को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। एक बात, अधिक से अधिक लोग इंडिया में आप देखिएगा तो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है यहाँ पे, यानी यहाँ पे मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हैं। बट सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है, यानी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होती है, वो होती है टर्शियरी सेक्टर से। और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि एक वीट को प्रोडक्शन के लिए आपको बहुत सारा लेबर फोर्स की ज़रूरत है। एक बिस्किट के प्रोडक्शन के लिए आपको बहुत लेबर फोर्स का ज़रूरत है। बट एक सॉफ्टवेयर अगर डिज़ाइन करना है तो एक अकेला आदमी कर सकता है। इस बिस्किट की पैकेज की डिज़ाइनिंग करनी है तो एक अकेला वेब डिज़ाइनर कर सकता है। तो इस अकेला वो कर सकता है और इसकी प्राइस ज़्यादा होगी। क्यों? ये ज़्यादा चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपना स्किल यूज कर रहा है। अब इसने कोई गुड्स भी नहीं प्रोवाइड किया, बट ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम पे से भी जानते हैं, और एक किसी भी डेवलप्ड कंट्री में सबसे हाई होता है। अब सुनिए, अगर कोई अंडर डेवलपिंग कंट्री है तो उसकी प्राइमरी सेक्टर सबसे हाई होगी, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर। ये उसके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। ये हो गया पीएसटी। और वही अगर कोई बहुत ही डेवलप कंट्री है तो उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसके जीडीपी में टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, और सबसे कम होगा प्राइमरी। जैसे यूएसए लाइक कंपनी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसके जीडीपी में किसका योगदान है, टर्शियरी सेक्टर का। ठीक है, गॉट इट। अब सुनिए, इसके अलावा भी कुछ वर्क होते हैं, जैसे क्वाटरनरी और क्विनरी सेक्टर एक होती है, एक तरह का टर्शियरी सेक्टर का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी सर्विस ही प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्वार्टर मीन्स 1/4, क्वीन मीन्स 1/5। क्वार्टर तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। क्वाटरनरी सेक्टर में क्या होता है, ये जो वेब डिज़ाइनर था या फिर ये पैकेजिंग डिज़ाइनर था, ये सभी लोग अपने एक ट्रेनिंग, अपने स्किल का यूज कर रहे हैं, अपने एजुकेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इस बिस्किट को की क्वालिटी को और कैसे इंक्रीज किया जाए, तो इसके लिए एक R&D डिपार्टमेंट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इनका काम क्या होता है, अपने ट्रेनिंग से, अपने स्किल से, अपने इसको और भी डेवलप करना। ठीक है, जैसे
ये तो सर्विस सेक्टर में आ गया, सिंपल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। बट कोई एरोस्पेस में वर्क कर रहा है तो क्या इन दोनों के नॉलेज में सिमिलैरिटी होगी? नहीं। तो जो हाई नॉलेज, हाई इंटेलेक्चुअल, हाई एजुकेशन पे जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कोविड आई तो उसकी वैक्सीन बनाने में जो भी लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, वो भी एक तरह का हमको सर्विस दे रहे हैं हम लोग को। बट कैसी सर्विस दे रहे हैं? एक हाई लेवल की इंटेलेक्चुअल सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्वाटरनरी सेक्टर में रखा जाता है। इसे नॉलेज इकॉनमी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी नॉलेज वाले लोग हैं इसी इकॉनमी के अंदर आते हैं। उसके बाद जो भी डिसीजन मेकिंग करना है, लाइक जज, हाई लेवल ऑफ मिनिस्टर्स, सीईओ, ये सारे लोग किस में आएंगे? क्वीनरी। तो हाई लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात है, इसीलिए इनको गोल्ड कॉलर वर्कर बोलते हैं। यहाँ से देखिए, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चर, प्रोसेस एंड कंस्ट्रक्ट फिनिश्ड गुड बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल। ईंट, मिट्टी यहाँ से प्राइमरी सेक्टर से निकला, सेकेंडरी सेक्टर में गया, यहाँ पे ईंट बन गया। फिर सेकेंडरी सेक्टर में ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ से आया था? प्राइमरी सेक्टर में। सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आया था? प्राइमरी सेक्टर से। स्टील जो यूज हुआ घर में वो कहाँ से आया था? प्राइमरी सेक्टर से। यानी रॉ मटेरियल आ रहा है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में उसको थोड़ा और अच्छे से प्रोसेस करके एक फिनिश्ड गुड बना दिया जाता है। यहाँ से ओर निकला, आयरन ओर, यहाँ से सॉइल निकला, ठीक, यहाँ से स्टोन निकला, ओर से स्टील बन गया, सॉइल से ब्रिक बन गया, स्टोन से सीमेंट बन गया। ये कौन किया? सेकेंडरी सेक्टर। और इससे हमने एक बिल्डिंग बना दी। और इस बिल्डिंग बनाने में, ठीक, जो भी ट्रांसपोर्टेशन यूज हुआ या जो भी सर्विस यूज हुई वो किस में आएगी? टर्शियरी सेक्टर में, ठीक। तो टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को फैसिलिटेट करता है इंटीग्रेट करने में, यानी इन दोनों को मिलाने में, ठीक। सर्विस सेक्टर फॉर जनरल पॉपुलेशन एंड बिजनेसेस टू एक्वायर यूज एंड यूज्ड फिनिश्ड गुड। क्वाटरनरी सेक्टर नॉलेज एंड स्किल सेक्टर है। क्वीनरी हाई लेवल इकोनॉमिक एंड सोशल डिसीजन मेकिंग थ्रू रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन। आई होप अब आप अगल बगल के लोगों को उनका जॉब देख के आप बता सकते हो कि उनका नेचर ऑफ जॉब क्या है, ठीक है। उबर वाला आपको टैक्सी की सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, वो क्या है? टर्शियरी सेक्टर है। रेलवे टर्शियरी सेक्टर है, मेट्रो टर्शियरी सेक्टर है। बट आपका जो मेस वाला भैया है वो क्या है? जो आपको फूड प्रोवाइड कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक। आपके घर बट सुबह में जो दूध देने आ रहा है, मतलब जिसकी अपनी गाय है और वो दूध दे रहा है, वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। गॉट इट? अब आगे चलते हैं। अब आते हैं वर्किंग कंडीशन में, यानी आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वहाँ का कंडीशन क्या है, ठीक है। या तो वो ऑर्गेनाइज हो सकता है या अनऑर्गेनाइज हो सकता है। इसके नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। देखिए, अगर आपका बुक सेल्फ है और एक आपकी बहन का बुक सेल्फ है, उसकी आपकी बहन का जो बुक सेल्फ है उसमें हर एक बुक सिस्टमेटिक वे में रखी हुई है, ठीक। जियोग्राफी की अलग, पॉलिटिकल साइंस की अलग, इकोनॉमिक की अलग, ताकि आपको कोई भी बुक ढूंढना है तो आप एक बार उस सेल्फ को देख के ढूंढ सकते हो। बट आप जो हैं, आपकी एक बुक यहाँ रहती है तो 2 शू स्टैंड पे रहती है, 3 किचन में रहती है और 4 कहीं और रहती है। अगर आपको एक बुक ढूंढना है तो आपको 2 घंटे लग जाते हैं बुक ढूंढने में। तो आपकी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड है और आपकी बहन की चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड क्यों है? क्योंकि वो एक सिस्टम वे में है, सिस्टम के साथ चल रहा है, सिस्टमेटिक वे में रखा गया है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जैसे हुआ रेलवे, ए रिलायंस मार्ट, यहाँ पे ग्रॉसरी की चीज़ मिल जाती है और साथ में आपके जो बगल में लोकल शॉप होगा, ठीक है, चिंटू मिंटू जो भी भैया का, चिंटू शॉप, चिंटू जनरल स्टोर, मिंटू जनरल स्टोर, ठीक है, वहाँ पे ग्रॉसरी शॉप वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी एक स्टाफ वर्क करता होगा, यहाँ पे भी कुछ स्टाफ वर्क करते होंगे, पर दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। आप इजली क्या वो कभी डिफरेंस नोटिस किए हैं? हम लोग क्यों कहते हैं कि एक
कहावत है बॉस, नौकरी करा तो सरकारी नाते बेचा तरकारी। कहने का मतलब या तो जॉब करो तो गवर्नमेंट, या उससे अच्छा सब्जी बेच लो, तरकारी बोलते हैं उसको। तो इसका कहने का मतलब क्या है, क्यों? क्योंकि ये जो सेक्टर है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। या फिर ये आप इसका एग्जांपल देखिए, ये जो ईंट मैन्युफैक्चरिंग में वर्क कर रहा है, ठीक है, ये मिट्टी ले रहा है, मिट्टी से सांचा में डाल के ये ब्रिक बनाया है, फिर इस ब्रिक को बेक करके ब्रिक का ओरिजिनल शेप दे दिया जाएगा। तो ये लोग जिस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड है। कैसे, आइए देखते हैं। अगर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड है, तो वहाँ आपकी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आपको बुलाएंगे, कल अभी 1 घंटा बाद बोलें कि यू आर फायर। बट अगर अनऑर्गेनाइज्ड है, जैसे इसका मालिक है, इस दुकान वाले का मालिक है, तो इसको जब मन करे तब निकाल सकता है, यानी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आपका इरेगुलर है और सिक्योर भी नहीं है। बट अगर आप रेलवे में हैं, आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं, तो आपकी एक टर्म बंधी हुई है कि हमको रिटायरमेंट तक यहाँ पे जॉब करना है, रेगुलर वे में जॉब करना है, आप भी इजीली स्विच नहीं कर सकते, ठीक। बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। उसके साथ यहाँ पे एश्योर्ड वर्क है। जैसे आप ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर हैं तो आपसे यहाँ पे झाड़ू नहीं लगवाया जाएगा। बट यहाँ पे अगर ये दुकान में इसको रखा गया है कि मेरा हेल्प एज ए हेल्पर सेल करना चीज़ें, तो दिवाली आई तो दिवाली में इससे घर का आप सफाई भी करवा लीजिएगा। ये बेचारा है यहाँ पे ईंट को पाथता है, तो जब इसके मालिक के घर में शादी होगी तो उस दिन ये वर्क करेगा, शादी में वर्क करेगा, ये टेबल हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ। यानी यहाँ पे आपका वर्क एश्योर्ड है, यहाँ पे आपका वर्क एश्योर्ड नहीं है। साथ में ये कोई ना कोई गवर्नमेंट के में रजिस्टर होगा। जैसे रिलायंस स्मार्ट है, ये भी तो ग्रॉसरी सेल करता है, बट ये इसके जो एम्प्लॉई होंगे उनका एक टर्म फिक्स होगा, रेगुलर होगा। इसके जो एम्प्लॉई होंगे, अब अंबानी अपने घर में नहीं बुलाएंगे कि लाइए आओ मेरे घर पे पोछा लगा दो, ठीक है, या शादी में डेस्क हटा दो। इसकी जो वर्क होगी डिफाइन होगी। ये जो रिलायंस स्मार्ट है गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर है। अगर गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर है तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, यानी आपको अपने एम्प्लॉय को मिनिमम कितना पैसा देना है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, कैसे जगह पे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ का रिलायंस स्मार्ट ध्यान रखेगा, ये रेलवे ध्यान रखेगा। बट क्या ये शॉप मुनमुन खुन खुन जो भी शॉप है, ठीक है, ये वैसे रखेंगे? उस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे। ये ईंट जहाँ पे बन रहा है, ये लोग क्या उस चीज़ को फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। बट यहाँ पे वो चीज़ें फॉलो होती हैं। वर्कर्स का सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट का एक निश्चित टाइम है, जब तक आप कुछ ऐसा काम नहीं कर देते जिससे आपको निकालना पड़े, ठीक, तब तक आपको नहीं निकाला जाएगा। कोई छोटी मोटी गलती है तो आपको सस्पेंड किया जाएगा, बट आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। आपकी ड्यूरेशन फिक्स्ड है, और बाय द चांस कभी ओवर टाइम कर भी रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पेड करती है, अगर आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर है। जैसे रिलायंस स्मार्ट है, इसमें वर्किंग आवर फिक्स होगा 8 घंटा से 10 घंटा। किसी दिन बाई चांस 12 घंटा वर्क करना पड़ा तो इनको 2 घंटे का एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा ओवर टाइम का। रेलवे में आपकी ड्यूरेशन फिक्स है, किसी कारण अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो उसका ओवर टाइम का पैसा दिया जाता है। यहाँ पे आपको हॉलीडे लीव है, मैटरनिटी लीव है, अलग अलग तरह का यहाँ पे आपको लीव दिया जा रहा है। आपके हेल्थ के लिए एक अलग इंश्योरेंस है, आपका हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आपको, अगर आप बीमार हैं उसके लिए सिक लीव दिया जा रहा है। वही अगर रिलायंस में भी लीव का प्रावधान है, बट ये दुकान वाला है, यहाँ पे कोई पेड लीव नहीं है, कोई किसी भी तरह का इसको हेल्थ फैसिलिटी का कोई इंश्योरेंस नहीं है। इसको क्या कोई इंश्योरेंस मिलता है? तो ये बेसिक डिफरेंट होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है कि ये लोग ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे रिलायंस स्मार्ट के जितने एम्प्लॉय हैं, इनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आपस में एक यूनियन फॉर्म करके अपनी बात को रख सकते हैं। ऐसे ही रेलवे की यूनियन होती है, ठीक है, अलग अलग।
जो रेलवे से ही डिमांड कर देगा कि ऐसे आप मेरे साथ एम्प्लॉय के साथ क्यों कर रहे हो। इसको कर्मचारी यूनियन कहते हैं। ठीक है, आपने मूवी में बहुत सारा देखा होगा, मजदूर फैक्ट्री का यूनियन होता है और मालिक के खिलाफ ही धरना दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सेक्टर था ऑर्गेनाइज था। बट क्या ये धरना दे पाएगा? मालिक जब चाहे तभी इसको निकाल दे। तो एक्चुअली अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है और स्कैटर्ड होती है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती है। गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। ये अपने एम्प्लॉय को बहुत ही कम पैसा देते हैं, इरेगुलर पैसा देते हैं, 10 दिन बाद दिए, कोई पेड लीव नहीं देते हैं, कोई ओवर टाइम का पैसा नहीं देते हैं, और ये लोग कोई भी ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते। तब अब आप अपने अगल बगल की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है देखिए और उस चीज़ को महसूस कीजिए, इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, कौन कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। ठीक है, देखो बॉस, एजुकेशन का मतलब ही है ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जब तक आप उसको डे टू डे लाइफ से रिलेट करके नहीं देखोगे ना, तब तक वो चीज़ें आप पढ़ तो लोगे, बट उस चीज़ का एप्लीकेशन क्या है वो आप नहीं समझ पाओगे। तो देखो, मैं ये जो फ़ोटो इतना दिखाता हूँ, क्यों दिखाता हूँ? मैं सीधे आके बाकियों जैसा पढ़ा के भी तो जा सकता था, क्योंकि मैं कंटेंट जो दे रहा हूँ वो यूपीएससी लेवल का दे रहा हूँ, तो निश्चिंत है आप उसके बाद भी आते और पढ़ते। बट फिर भी मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकें, और अगर आप इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो फिर तो मेरी तो मेहनत बर्बाद जा रही है ना। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप चीज़ों को विजुअलाइज करना चाहिए। मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका क्या बताया था? जब मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आपको बस सुनना है, उसके बाद वीडियो को आप पॉज कीजिए, आप लेक्चर को आप उसके बाद राइट कीजिए। यानी जब मैं स्पीक करूँ तब आपको लिसन करना है, यानी सुनना है। उसके बाद आपको हमको बीच में रोक देना है पॉज बटन से, फिर आपको राइट करना है, फिर हमको प्ले करना है, फिर सुनना है, और लास्ट में एक बार 2x पे प्ले करके सुन लीजिए, रिवीजन हो गया। पढ़ने का जो वे होता है ये होता है, और ये चीज़ आपको परिवर्तन यूपीएससी दे रहा है। आप जियोग्राफी की प्लेलिस्ट देखिएगा, अभी इकोनॉमी की जो सीरीज आएगी उसको आप अच्छे से देखिएगा कि आपको क्या कंटेंट किस लेवल पे दिया जा रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपनी अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारी भी इंगेजमेंट बढ़े, हमारी भी वो मोटिवेशन इंक्रीज हो। बॉस, अपना आपका जो भी फीडबैक है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक, मर्यादा में रह के कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि शब्दों का मर्यादा रखना है। ठीक, गलतियां हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, इंसान है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे आते हैं। तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड में हमने डिफरेंट देखा। टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है। अच्छा, एक बात और, मेरे लेक्चर के बीच में कोई भी स्क्रीनशॉट वाला काम मत कीजिएगा। आप लिख लीजिए कॉपी पे, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं बाद में देख लेंगे, तो आप बस कलेक्टर बन जाओगे, स्क्रीनशॉट कलेक्टर, क्योंकि आपको तो कलेक्टर बनना है, तो आप स्क्रीनशॉट कलेक्टर बन जाओगे। ठीक, फिर बाद में आप उसके डिलीटर बनोगे। तो यहाँ पे टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर है, एक गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करेगा। फिर यहाँ पे क्या हो रही है, पेड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड स्केल, एक स्केल फिक्स है। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, एनुअल इंक्रीमेंट हो रही है, आपको अलग अदर अलाउंस मिल रहा है, मेडिकल बेनिफिट मिल रहा है, आप ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हो। बट अगर अनऑर्गेनाइज है तो लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, काफ़ी स्कैटर्ड है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, अपने एम्प्लॉय को बहुत लो पेड करते हैं और रेगुलर वे में पेड नहीं करते हैं। नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, आपको बस करना है, कोई फिक्स्ड जॉब नहीं है, एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, वर्किंग कंडीशन नहीं है, कोई भी बीमार पड़ने पे पेड लीव नहीं है, ये लोग कोई ट्रेड यूनियन नहीं फॉर्म कर सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पे। उसके पहले समझिए, हम लोग लेक्चर 1 में क्या देखे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी या तो इलीगल हो सकती है, लाइक
अगर आप वेपन बेच रहे हो, ड्रग्स बेच रहे हो, वाइन बेच रहे हो, गवर्नमेंट के रजिस्टर बिना, ये सब तो काम गवर्नमेंट करेगा ना। अगर उसको वाइन सेल करना है तो उसको रम सेल करना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा ना। लेकिन आप घर में बना के अवैध रूप से बेच रहे हो या अवैध रूप से कोई स्मगलिंग वर्क में हो, किडनैपिंग कर रहे हो, तो ये सारी इलीगल चीज़ है। तो इलीगल जो चीज़ इलीगल है वो तो इलीगल है ही, उसको आप ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज से, तो जो चीज़ गलत है वो तो ऑलरेडी इलीगल है, आप पकड़ाओगे तो सीधे जेल में जाओगे। बट अगर वो वर्क लीगल है, ठीक है, तो या तो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा, ठीक है। अब सुनिए, रेलवे था, गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर है। रिलायंस स्मार्ट है, गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर है। बट ये क्या है, छोटा सा शॉप रजिस्टर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और कोई बहुत बड़े टाउन में है तो हो सकता है रजिस्टर्ड हो, बाकी अगर कोई छोटे से किसी गांव कस्बा में है तो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो या तो वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर कहला गया, अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। गॉट इट। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हो, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हो तो आप फॉर्मल सेक्टर में आओगे, और अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हो तो आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनफॉर्मल है, ठीक है। कहने का मतलब समझिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, बट इसके एम्प्लॉय जो होंगे, ठीक है, वो फॉर्मल होंगे, इनफॉर्मल होंगे, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है बॉस। आप जो लगभग चीज़ें देखोगे वहाँ पे यही बता दिए हैं, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। बट ये गलत है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो फॉर्मल हो सकती है और इनफॉर्मल हो सकती है। गॉट इट। जब आप एम्प्लॉई, आपकी वर्किंग की बात की जा रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो ये सेक्टर जो है इनफॉर्मल है या आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं। आप अनऑर्गेनाइज्ड थोड़ी हैं, आप इनफॉर्मल हैं, ठीक है। सेक्टर के लिए यूज किया जा सकता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, बट सबसे ट्रू वर्ड है वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके जो वर्कर होंगे वो फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब समझिए, अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय थे, ठीक है, तो आपका रेलवे मिनिस्ट्री के साथ एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है कि देखिए सर, मैं इस काम के लिए अपॉइंट हुआ हूँ, मैं एक काम करूँगा, मेरी ड्यूरेशन फ़ी है, मेरी स्केल फ़ी है, यानी मुझे इतना पेड किया जाएगा, मुझे इतना लीव प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, मेरी वर्किंग ये है, और मुझे इतना इतना इंक्रीमेंट दिया जाएगा वर्क में, ठीक। आपने हर चीज़ पहले ही फिक्स कर लिया है रेलवे मिनिस्ट्री के साथ, ठीक। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, प्री डिफाइंड वर्क कंडीशन है, यानी आप अपना वर्क कंडीशन को फिक्स कर चुके हैं कि मैं ये काम करूँगा। आप एश्योर्ड एंड डिसेंट फिक्स्ड सैलरी है, एक अच्छा अमाउंट में, डिसेंट अमाउंट में आपको सैलरी भी मिल रही है, विद पॉक्स, रहने के लिए चारे मिल रहा है, बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंसमेंट मिल रहा है। उसके बाद फिक्स्ड ड्यूरेशन भी है, अगर 1-2 घंटे इधर उधर हुआ तो मैं उसके लिए ओवर टाइम की फैसिलिटी है, साथ में हम मुझे एक सिक लीव है, उसके बाद मैटरनिटी लीव है, ठीक है। उसके साथ आपका जो इन्वायरमेंट है काफ़ी एक सेफ़ है और लीगल है और आपको राइट होते हैं, ठीक। बट अगर वही इनफॉर्मल सेक्टर है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एम्प्लॉयर के साथ, कोई सिस्टमेटिक वर्क नहीं है। आप इसी का देख लीजिए, इसका कोई अच्छा फॉर्मल वे में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई इसका वर्किंग कंडीशन फिक्स नहीं है, कोई सिस्टमेटिक वर्क नहीं है, इरेगुलर अनइवनली इसको पेड किया जाता है। अच्छा, इसको कंप्लेन करने के लिए कोई फॉरम नहीं है। बट अगर आप रेलवे एम्प्लॉय थे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में था, तो आप अपनी प्रॉब्लम रेलवे कोर्ट में ले जाके रख सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, एक इसके पास रखने जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड आवर नहीं है, इनकी वर्किंग कंडीशन कितना भी धूप हो, गर्मी में हो, इनको वर्क करना है, ठीक है। इसीलिए इनको मजदूर कहा जाता है, क्योंकि इनसे ज़बरदस्ती वो, आप इनका गरीबता का फ़ायदा उठा रहे हो बॉस, ठीक है। अगर आप कितना भी पैसा कमा लिए और अगर आपका एम्प्लॉई आपसे खुश नहीं है ना, तो फिर
बर्बाद है वो बिजनेस। तो लाइफ में अगर कभी भी कोई वर्क करना बॉस, तो यही शिक्षा है कि अपने एम्प्लॉय को खुश रखना, क्योंकि दुआ और बद्दुआ में ना बहुत ताकत होती है। चलिए तो अब आगे चलते हैं, बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे देखते हैं। ऑनरशिप का मतलब क्या हुआ कि उसको ऑन कौन कर रहा है, ऑन यानी अपना, वो अपना उसको कौन रहा है, उस पर हक किसका है, मालिकाना हक किसका है। तो अगर कोई इकोनॉमिक सेक्टर है, ठीक है, उस पर मालिकाना हक क्या हो सकता है, या तो किसी इंडिविजुअल का हो सकता है या फिर गवर्नमेंट का हो सकता है, ठीक, या तो नॉन गवर्नमेंट या इंडिविजुअल उसको ऑन कर सकता है जैसे मैं और आप, या फिर गवर्नमेंट उसको ऑन कर सकता है, गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है। तो अगर नॉन गवर्नमेंट और इंडिविजुअल उसको ऑन कर रहा है तो किस सेक्टर में आएगा, प्राइवेट सेक्टर में। और अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी ऑन कर रहा है तो उसको बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्यों, पब्लिक मीन्स जनता, और रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति है, यानी जनता की संपत्ति है, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट नहीं बोल के हम लोग पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, इसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, रेलवे क्या थी, पब्लिक सेक्टर थी, गवर्नमेंट द्वारा ऑन किया जाता है, बट रिलायंस स्मार्ट क्या थी, ऑर्गेनाइज्ड होके भी कौन सी सेक्टर थी, प्राइवेट सेक्टर थी। ये कौन सी सेक्टर है, प्राइवेट है। ये कौन सी सेक्टर है, प्राइवेट है। आपकी स्कूल या तो प्राइवेट सेक्टर में आ सकती है या पब्लिक सेक्टर में आ सकती है। अगर वो उसका वो ऑन किसके द्वारा किया जा रहा है, किसी इंडिविजुअल या नॉन गवर्नमेंट एंटिटी द्वारा ऑन किया जा रहा है तो प्राइवेट है, और अगर वो गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया है, उसके द्वारा ऑनरशिप है, तो वो गवर्नमेंट स्कूल होगा, ठीक है, गॉट इट। अगर कोई भी चीज़, जैसे आप बस देखते हो, एक सरकारी बस होती है, पब्लिक बस, एक प्राइवेट होती है, एक ही शहर में, बट दोनों के प्राइस में बहुत सारा डिफरेंस होता है। क्यों, आप दिल्ली जब आओगे, या अगर आप दिल्ली के बारे में जानते होगे, आप में से कोई दिल्ली से होगा, तो उनको यहाँ पे पता है डीटीसी की जो बस चलती है, ठीक है, तो डीटीसी की बस में लेडीज़ से कोई भी मतलब फेयर नहीं चार्ज किया जाता है, यानी उनके लिए फ्री है। लेडीज़, सभी लेडीज़ के लिए फ्री है। स्टूडेंट के लिए नॉमिनल फ़ी है 100 रुपये पर मंथ, ठीक, कहीं भी आए जाए लेडीज़ फ्री है। क्या कोई प्राइवेट बस सर्विस ऐसा करता है, नहीं करता है। पब्लिक सर्विस पब्लिक सेक्टर करता है, क्यों, क्योंकि इसका मोटो है वेलफेयर। और सिर्फ वेलफेयर तो हो नहीं सकता, कंपनी को रन करना है तो एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट भी आए तो अच्छा है, तो साथ में प्रॉफिट, तो प्रॉफिट विथ वेलफेयर। बट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, पहले दिया जाएगा प्रायोरिटी वेलफेयर को। अरे अगर वो चीज़ प्राइवेट है तो यहाँ पे एक ही मोटो है, प्रॉफिट। अगर कोई भी चीज़ प्राइवेट है तो उसको मैनेजमेंट कौन करेगा, तो मैनेज कौन करेगा, कोई पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन। और अगर गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे रिलायंस थी, प्राइवेट बॉडी थी, तो उसका मैनेजमेंट किसके पास है, मुकेश अंबानी, ठीक है, या रिलायंस इंडस्ट्री के पास है उसका मैनेजमेंट। और वही अगर पब्लिक सेक्टर है तो गवर्नमेंट नॉमिनी, जैसे रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री रेलवे को मैनेज करती है। तो ऑनरशिप नॉन गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, इसका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट। इसको जनरली प्राइवेट पर्सन इसको ऑन करते हैं, बट अगर पब्लिक सेक्टर है तो गवर्नमेंट बॉडी द्वारा ऑनरशिप है, इसका ऑब्जेक्टिव है पब्लिक एंड सोशल ऑब्लिगेशन, और इसके जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट नॉमिनी इसको मैनेज करते हैं, गॉट इट। अब आगे चलते हैं रियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। देखिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हमने पढ़ा अभी तक ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, आपका जॉब करने का नेचर क्या है। सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, यानी आप जो यहाँ पे वर्क कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कंडीशन क्या है। उसके बाद हमने जाना ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी वो सेक्टर किसके द्वारा ऑन किया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे वो जो सेक्टर है या तो रियल है, हो सकता है, या फाइनेंशियल हो सकता है। रियल कहने का मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, कंसर्न विथ, यानी उस चीज़ से जुड़ी होगी, आइदर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड रियल सेक्टर,
टेंजिबल इंटेंजिबल गुड्स एंड सर्विस हो सकती है। क्या चीज़ है हम लोग लेक्चर 1 में पहले ही कवर कर चुके हैं। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर आप सीधे लेक्चर 3 में आए हैं तो पहले आप जाइए लेक्चर 1 और 2 देखिए, फिर लेक्चर 3 को देखिएगा तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सीधे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से कंसर्न करती है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट गुड्स एंड सर्विस, उसे रियल सेक्टर कहते हैं। मतलब समझिए, ये जो पार्ले कंपनी है, ठीक है, ये क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है इस बिस्किट का, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये जो सर्विस सेक्टर है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, ये क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये जो फार्मर है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, गुड प्रोवाइड कर रहा है। यानी ये सभी लोग या तो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो वेब डिज़ाइनर है क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसी सेक्टर जहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का, इन सभी सेक्टर को रियल सेक्टर बोलेंगे। तो जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी रियल फ्लो हो रहा है, अब बदले में उसके मनी फ्लो भी होगा। अगर वीट किसान ने बेचा तो बदले में कुछ पैसा भी तो लिया होगा, रियल फ्लो किया तो मनी फ्लो भी किया होगा। उसके बाद आप जो पार्ले कंपनी था उसने गुड प्रोड्यूस किया तो उसके बदले में उसको पैसा भी तो मिलेंगे, मनी फ्लो भी होगा। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अगर सर्विस दिया, ठीक है, तो बदले में पैसा भी लिया। तो ये सभी सेक्टर किस में आएंगे, रियल सेक्टर में आएंगे। यानी कुछ परफॉर्म हो रहा है, मतलब रियल में कुछ परफॉर्म हो रहा है। तो क्या ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, हाँ करेंगे। तो याद रखिएगा रियल सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अब जीडीपी क्या है इसको हम लोग लेक्चर 2 में देखें, लेक्चर 2 में नहीं, चैप्टर 2 में देखेंगे। ठीक है, ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप में से कई लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो मोटा मोटी मान के चलिए नेशनल इनकम इज नॉट जीडीपी, पर मान के चलिए एक तरह का नेशनल इनकम में ये कैलकुलेट होगा, रियल सेक्टर आएगा। ठीक है, और अगर कोई भी एक्टिविटी जो फाइनेंशियल एक्सचेंज में है विदाउट क्रिएटिंग गुड्स ऑफ सर्विस, वो क्या होगा, फाइनेंशियल सेक्टर में आएगा। जैसे जहाँ पे कोई गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, बस पैसों का एक्सचेंज हो रहा है, फाइनेंशियल एक्सचेंज हो रहा है, वो फाइनेंशियल सेक्टर में आएगा। तो गुड्स, जीडीपी का मतलब यही है ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहाँ पे ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आ ही नहीं रहा है, गुड्स एंड सर्विस क्या है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट क्रिएट हो ही नहीं रहा है, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जैसे बैंक आपसे पैसा लिया और पैसा दिया, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ, तो वहाँ पे क्या कोई गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, आपका दोस्त आपसे उधार लिया और बाद में वापस कर दिया, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, बट ये क्या फाइनेंशियल, ये कौन से सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, तो ये क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगी, नहीं होगी। फाइनेंस कंपनी हुई, इंश्योरेंस कंपनी हुई, ठीक है, यहाँ पे बस फाइनेंशियल एक्सचेंज हो रही है। आपके में और आपका दोस्त है, ठीक है, ये दोनों एक उधार मांगा, भाई हमको 100 रुपया दे दे, और दूसरा दोस्त उसके बाद गायब है। ठीक, दोस्त को भाई पैसा मत देना, जल्दी देते नहीं है, मेरे भी बहुत लेके गायब है। हाँ, तो आप बाई चांस आपका दोस्त बहुत अच्छा है, कल को तो नहीं देगा, आप उसको, मतलब इंडिया एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे पैसा आप किसी को दे देना तो दोबारा उसको रीज़न बताना पड़ता है कि भाई हमको पैसा का काम है, मेरा पैसा वापस कर दे। ठीक है, तो मान लीजिए आपका दोस्त दे दिया, 1 महीना बाद उसको बहुत आप जलील किए तो वापस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइनेंशियल एक्सचेंज हुआ, कोई गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका जो सेक्टर है क्या ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा, नहीं होगा। अब लास्ट टॉपिक है आज का, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होता है हम लोगों ने लेक्चर 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया था। आपका पॉकेट मनी लिमिटेड है, यानी रिसोर्स लिमिटेड है, बट आपका वांट क्या है, चाहत आपकी बड़ी है। ठीक है, तो आपकी वांट क्या है, अनलिमिटेड है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, स्कार्सिटी। तो अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्स, कौन सा सिचुएशन क्रिएट करता है, स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी में आपकी सबसे बड़ी जो
बुद्धि आती है। अब इकॉनमी यहीं पे काम करेगी कि आपको चॉइस क्या करना है, ठीक है। तो इन इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक, हमारी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी में जो चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम आती है वो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कहने का मतलब किस चीज़ का प्रोडक्शन कंपनी करे। जैसे आपका कोई, मान लीजिए सपोज डेट आपका कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो आपके पास यही ना चॉइस, जब कोई मंदी है, स्कार्सिटी है, तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आएगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है। आप देखोगे किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, चाउमीन ज़्यादा बिक रहा है या फिर पाव भाजी ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, किस मेथड में प्रोड्यूस किया जाए, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किस कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस किया जाए। ये इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट बॉडी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ऐसे ही जब आपकी स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आती है तो आपके पास क्या उस दिन प्रॉब्लम आया था, पिज्ज़ा खाएं या मूवी देखें, ठीक है। अब पिज्ज़ा खाएं या गर्लफ्रेंड के साथ जाके मूवी देखें, आपके दोस्त का था, तो दोनों के लिए प्रायोरिटी चेंज हो सकती है। एक के लिए पिज़्ज़ा खाना ज़्यादा बड़ा यूटिलिटी हो सकता है आपके लिए, और आपके दोस्त के लिए मूवी देखना, क्योंकि उसके साथ उनकी महिला मित्र भी थी, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन क्या है, ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड में आप वर्क कर रहे हो तो फॉर्मर है, और अनऑर्गेनाइज्ड में काम कर रहे हो तो इनफॉर्मल हो, यानी आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल वे में है तो फॉर्मल, इनफॉर्मल वे में है तो इनफॉर्मल। उसके साथ ऑनरशिप, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा या तो ऑन किया जा सकता है या फिर पब्लिक द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा ऑन किया जा सकता है। जो लोग भी प्रोडक्शन में जो डायरेक्ट नेचर से एक्सट्रैक्ट हो रहा है ऐसे वर्क में इन्वॉल्व हैं वो प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर यहाँ से रॉ मटेरियल उठाएगा, कुछ प्रोसेस करेगा, इसको मैन्युफैक्चर करके एक फिनिश्ड गुड बना देगा। इन दोनों को फैसिलिटेट कौन कराएगा, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर में अगर नॉलेज बेस इंटेलेक्चुअल कोई है तो क्वाटनरी सेक्टर। डिसीजन मेकिंग की जब बात आती है तो क्विनरी सेक्टर। उसके बाद वर्किंग कंडीशन, रेलवे जैसे ऑर्गेनाइज था, रिलायंस स्मार्ट ऑर्गेनाइज था, बट आपका वही बगल वाला जो ग्रोसरी का दुकान था अनऑर्गेनाइज था। ये जो ब्रिक प्रोडक्शन में वर्क कर रहे हैं ये अनऑर्गेनाइज है। उसके साथ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये किस सेक्टर में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी में आएगा कि टर्शियरी में आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि फॉर्मल, इनफॉर्मल। उसके बाद बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पे देखा, प्राइवेट सेक्टर है तो इसका ज़्यादा प्रॉफिट इसका होगा, पब्लिक है तो इनका वेलफेयर के साथ प्रॉफिट होगा। ये कोई इंडिविजुअल द्वारा ऑन किया जाएगा और ये गवर्नमेंट नॉमिनी द्वारा ऑन किया जाएगा, ठीक। प्राइवेट कहने का मतलब हो सकता है कि उस कंपनी का इसके पास शेयर 50% से ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी। और पब्लिक सेक्टर इनके पास यानी उस कंपनी का शेयर 50% से ज़्यादा है, ठीक। ये शेयर क्या है हम लोग अलग सेक्टर में चैप्टर में पढ़ेंगे, जिस पे आपको बताएंगे कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि उसका ऑनर कौन है, ठीक है। हो सकता है कोई कंपनी है जिसका ऑनरशिप किसी इंडिविजुअल के पास 60% है और गवर्नमेंट के पास 40% है, ठीक। तो है तो दोनों के पास, बट 60% 50% से ज़्यादा जिसके पास है वो उस सेक्टर में आएगा, ठीक है। उसके बाद आइए रियल सेक्टर में, जहाँ पे भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो ऑफ गुड्स एंड सर्विस का, तो रियल सेक्टर में आएगा, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। बट जहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल एक्सचेंज हो वो फाइनेंशियल सेक्टर उसको बोलते हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी देखा, जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हो, अनलिमिटेड वांट हो, ये स्कार्सिटी क्रिएट करता है। इस सिचुएशन में चॉइस मेकिंग का जो प्रॉब्लम आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक। आई होप आपको लेक्चर अच्छी लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो,
और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना फीडबैक नीचे रखिए। ये सीरीज ऐसे ही चलते रहेगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके देखिए। साथ में ही जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जियोग्राफी की क्लास कीजिए। इंडियन इकॉनमी की क्लास NCERT जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए, जय हिंद।